हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग नया सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इस बात की कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि आप लोगों के लिए लेक्चर रोज अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस बात की कमिटमेंट जरूर कर देता हूं कि जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो एकदम सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री में एकदम सॉलिड पढ़ाई कराऊंगा आप लोगों की। ठीक है, अच्छे से लेक्चर को बस आप लोग देखते जाना और समझते जाना। ठीक है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम के लिए वो सही रहेगा, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी हो, चाहे स्टेट का कोई सा भी जेई एई का एग्जाम हो। ठीक है, वो सभी के लिए सही रहेगा। बस वो जो थोड़े टफ क्वेश्चन जिस एग्जाम में आते हैं, लेंदी क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि गेट का एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो गया, तो उसमें आपको क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेंदी लेंदी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब बड़े बड़े थोड़े टफ क्वेश्चन। ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं वो तो हम लोग यहाँ कर ही लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप लोग गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, और एक फेवर बस आप लोगों से मैं मांगना चाहूंगा कि इस लेक्चर को आप लोग जो भी देख रहा है, जो भी लास्ट तक देख रहा है और जिसको हेल्पफुल लग रहा है, वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिलते रहे और जब भी लेक्चर अपलोड हो आप लोग आसानी से देख पाए। ठीक है, तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को बेसिकली हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और एक होता है आपके पास वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो वाटर सप्लाई, सप्लाई गायब हो गया क्या यहाँ से, सप्लाई इंजीनियरिंग है ना। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम लोग रॉ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। रॉ वाटर मतलब क्या हो गया, जो हमारे घर में पानी आता है, अब उस पानी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यूज हम लोग किस लिए करते हैं, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, घर को धोने के लिए, टाइल साफ करने के लिए। तो ये सब के लिए जो यूज कर रहे हैं वो रॉ वाटर ही होता है। ठीक है, और वेस्ट वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर मतलब जिसका यूज करने के बाद जो बाहर निकल गया हमारे घरों से। नहीं समझ आया, जैसे कि खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए जो आप पानी यूज कर रहे हैं वो रॉ वाटर है। लेकिन यूज करने के बाद जो गंदा पानी जो नीचे गया सैनिटेशन सिस्टम से, है ना, और फिर बाहर निकला आप लोगों के घरों से, वो वेस्ट वाटर है। बस आ गया ना समझ में। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम लोग वेस्ट वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब देखो, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हम लोग हेडिंग डाल लिए है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। क्वालिटी ऑफ वाटर, अब वाटर की क्वालिटी आप लोग कैसे पता कर सकते हैं, उसको जानने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब कुछ बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आपको दिख रहे हैं, वैसे तो प्योर वाटर हो गया, पोर्टेबल वाटर हो गया, पैलेटेबल, होलसम वाटर, पॉल्यूटेड, कंटामिनेटेड, ऐसा करके बहुत सारे टेक्निकल टर्म है। लेकिन इनमें से कुछ के बारे में आपको तो पहले से पता है। जैसे प्योर वाटर क्या होता है, इसमें एकदम डीप टेक्निकल में नहीं सोचना है, एकदम कॉमन सेंस लगाओ, साधारण आदमी जो सोचता है उस चीज को सोचो। प्योर वाटर क्या होता है, क्या बोलेगा आदमी, प्योर वाटर क्या होता है, जो प्योर हो, है ना, मतलब जो पी सके वो प्योर वाटर है। ठीक है, जिसमें इम्प्यूरिटी ना हो, बस वही। तो इसमें इम्प्यूरिटी नहीं होगा प्योर वाटर में। और जैसे कि केमिकल कंपाउंड H2O जो होता है, H2O क्या होता है, प्योर वाटर होता है। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, सेकंड पॉइंट में आ गए हैं, पोर्टेबल वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर मतलब ऐसा पानी जिसको हम लोग ट्रीट कर चुके हैं, अब वो पीने योग्य बन चुका है, उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले पानी पीने योग्य ना रहा हो, हमारे पास जो पानी है उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ट्रीटमेंट होने के बाद वो कैसा बन चुका है, ड्रिंकिंग पर्पज से सुटेबल बन चुका है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। अरे समझ में, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। अब थर्ड वाला पॉइंट में लिखा है आपको पैलेटेबल वाटर। पैलेटेबल वाटर क्या होता है, पैलेटेबल वाटर ऐसा पानी जो कि दिखता साफ है। ठीक है ना, होगा साफ नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन दिख तो साफ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल का पानी साफ दिखता है, बढ़िया क्रिस्टल क्लियर, नीचे टाइल्स तक दिखता है, लेकिन उसको आप लोग पी लोगे क्या, 10 लोग नहा रहे हैं, तो मतलब समझ रहे हो। पैलेटेबल वाटर क्या होता है, दिखता गुड गुड है, ठीक है ना, लुकिंग गुड होता है, लेकिन प्योर है कि इम्प्योर है वो नहीं पता अपने को। उसके बाद होलसम वाटर में आते हैं। होलसम वाटर क्या होता है,
केमिकली मे नॉट बी प्योर लिख रहा है, बट कंटेन एनीथिंग हार्मफुल, बट नॉट एनीथिंग हार्मफुल, मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि ऐसा पानी जो कि केमिकली प्योर नहीं है, लेकिन इतना भी इम्प्योर नहीं है कि उसको हम लोग पिएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल है। समझ में आ रहा है? केमिकली इम्प्योर है। होलसम वाटर क्या होता है? केमिकली इम्प्योर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। होलसम वाटर क्या होता है? तो केमिकली इम्प्योर होता है। अब सेकेंड पॉइंट याद रखना ये है कि वो केमिकली इम्प्योर तो है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है ना? अगर उसको पी भी लोगे तो वो हार्मफुल नहीं है। आगे समझ में? उसके बाद थर्ड पॉइंट, पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर, अब ये कोई भी बता देगा, आम आदमी भी बता देगा, पॉल्यूटेड वाटर जो कि पॉल्यूटेड है, पीने योग्य नहीं है, उसमें कुछ न कुछ ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होंगे जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होंगे। बस। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने लायक है क्या? नहीं है। वही चीज लिखा है, आप देख लो क्या लिखा है कि इट कंटेन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। तो ऐसे खुद से बोले करो, कुछ भी पॉइंट को जब पढ़ते हो ना तो उसको खुद से पढ़ो, बिना उसको देखे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखे, तो बस वो अपने आप बन जाएगा। अब कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है? तो एक लाइन में क्या बोलोगे? ऐसा पानी जिसमें क्या प्रेजेंस है? तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंस है। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंस है मतलब वो हार्मफुल होगा, वो यूजफुल नहीं रहेगा आपके लिए। वाटर जो है ड्रिंकिंग पर्पज से सुटेबल नहीं है, बस वही है। तो कंटामिनेटेड वाटर कंटेन द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और जिसके कारण वो क्या होता है? अनफिट होता है ड्रिंकिंग पर्पज से। अब आगे बढ़ते हैं। मिनरल वाटर, अब ये कोई भी बता देगा। मिनरल वाटर मतलब जिसमें मिनरल हो। ठीक है ना? मिनरल जैसे कि आपका आयरन हो गया, है ना, आयरन, कैल्शियम, ये सब अगर प्रेजेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल वाटर बोलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में अब ये डाउट आ रहा होगा, मिनरल मतलब कि लोहा, लोहा का पी देंगे ऐसा टाइप का? तो नहीं। देखो, लोहा बोलने से, आयरन बोलने से वो एकदम सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, वो इतने छोटे कणों के फॉर्म में रहता है जो डिजोल्व, लगभग डिजोल्व फॉर्म में रहता है। और कुछ मात्रा जो है हमारे शरीर में होना भी चाहिए। ठीक है ना? कुछ जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं, कुछ हार्मफुल मिनरल्स भी होते हैं। तो यूजफुल मिनरल जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज, ये थोड़ा बहुत अगर आपके शरीर में है तो कोई हानिकारक वाली बात नहीं है। ठीक है? मिनरल, जबकि मिनरल होना भी चाहिए हमारे शरीर में। समझ में आ रहा है? तो वो सब के बारे में तो पढ़ेंगे आगे कि कौन सा कंटेंट कितना होना चाहिए, कितना तक यूजफुल होता है, कितने के बाद हार्मफुल होता है। कोई भी चीज जो रहता है सीमित मात्रा में यूजफुल रहेगा, है ना? बस वही चीज है। तो इट कंटेंट यूजफुल मिनरल्स, लिखा है ना, यूजफुल मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, तो उसको हम लोग मिनरल वाटर बोलते हैं। तो मिनरल वाटर जनरली जो नीचे जमीन में मिलता है ना, ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, उसमें मिनरल कंटेंट प्रेजेंस होते हैं। अब आगे देखते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखो, अगर मैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करूं तो 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं: फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ठीक है? 3 भागों में हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बांट सकते हैं पानी की, उसके क्वालिटी के हिसाब से। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पानी की क्या क्या होगी। किसके लिए अपन पढ़ रहे हैं? जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए पढ़ रहे हैं ना। बस इस चीज को याद रखना। रॉ वाटर मतलब जो पीने योग्य पानी हमारे घर में आ रहा है, अब उसका यूज आप लोग कई तरीके से कर रहे हो। तो फिजिकल वाटर देखते हैं, मतलब सॉरी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग स्टडी क्या करेंगे वो एक लाइन में आपको शुरू में दे दिया गया है कि कलर, टेस्ट, ओडर, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, ईटीसी, और जो भी स्टडी करने वाले हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट भी है, टर्बिडिटी। हेडिंग डाल लिए, टर्बिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब टर्बिडिटी को समझाता हूँ। टर्बिडिटी क्या होता है? मतलब पानी में एकदम साधारण भाषा में बोलूं तो मटमैलापन। मटमैलापन मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है? मटमैला अगर पानी है, आपको नीचे जमीन नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे पानी को आप लोग क्या बोलोगे? टर्बिड वाटर। एग्जाम्पल देखे तो स्विमिंग पूल का पानी जो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, जमीन नीचे दिख जा रहा है, टाइल्स उसका, और एक दूसरे तरफ जो है वो तालाब का पानी या नदी का पानी, मतलब इतना मटमैला होता है कि उस जमीन हमको दिख नहीं पाता है, भूरा कलर का, ब्राउन कलर का होता है पानी। तो ऐसे पानी को हम लोग टर्बिड वाटर बोलते हैं। टर्बिड कौन सा पानी है? नदी का पानी टर्बिड है। ठीक है? आगे समझ में? तो वही चीज लिखा है कि इट कॉजेज बाय द सब्सटेंसेस। अच्छा, एक चीज और, उसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि टर्बिड वाटर, जो टर्बिडिटी होती है वाटर की, वो किसके कारण होती है?
तो मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो घुले हुए अवस्था में हो, है ना, मतलब इतने छोटे कण प्रेजेंस हो पानी में जो लगभग घुले हुए अवस्था में हो। अब वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स मतलब समझ रहे हो। ऑर्गेनिक मतलब जो पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स, ये सब से जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं, और जो इनऑर्गेनिक मतलब जैसे सॉइल हो गया, सॉइल में क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ये सब जो होता है इनऑर्गेनिक के अंतर्गत में आता है। आ रहा है समझ में? तो वही लिखा गया है। अब देखो कि इट इज कॉज बाय द सस्पेंडेड मटेरियल। सस्पेंडेड मटेरियल मतलब जो आपका नीचे बैठ जा रहा है, मतलब वो जो जो पार्टिकल इतने बड़े होते हैं जो जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं और जो पानी में नीचे बैठ जाता है, ठीक है, बैठ सकता है और बैठ नहीं भी सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, तो उसी को हम लोग सस्पेंडेड मटेरियल बोलते हैं। सस्पेंडेड मटेरियल सच एज आपका क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, एंड अदर फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अदर जो फाइन पार्टिकल जो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनके कारण टर्बिडिटी होता है। और उसके अलावा ये बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगस के प्रेजेंस के कारण भी टर्बिडिटी पानी की हो सकती है, मटमैलापन, ठीक है। आगे समझ में एक बार और रिवीजन कर दूं क्या? कुछ सस्पेंडेड मटेरियल जैसे कि क्ले और सिल्ट हो गया। क्ले और सिल्ट तो बेसिकली आपके इनऑर्गेनिक हो गए, तो ये क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण भी हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यही बोल रहा था कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगस, इन सभी के कारण भी टर्बिडिटी होती है। आगे समझ में? अब सेकेंड पॉइंट, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑफ रेजिस्टेंस टू द पास ऑफ द लाइट थ्रू द वाटर। मतलब वही है, जो पानी जितना ज्यादा टर्बिड होगा उसमें प्रकाश की जो किरण होगी उतनी ज्यादा स्कैटर होगी। स्कैटर होगी मतलब नीचे नहीं जा पाएगी, फैल जाएगी वहीं पर। जैसे कि आपका स्विमिंग पूल में जो प्रकाश की किरण आएगी वो पूरा नीचे तक चल देगी, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस, मतलब क्या बोलना चाहिए, रेजिस्टेंस ही बोलना चाहिए ना, रेजिस्टेंस नहीं होगा किसी भी कणों के कारण। लेकिन वहीं पर दूसरा जो तालाब हो गया या फिर आपका रिवर का पानी हो गया, उसमें इतने मतलब पार्टिकल प्रेजेंस होंगे जो कि प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे, स्कैटर हो जाएगा। तो उसी को बोल रहा है। तो टर्बिडिटी इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द पेसेस ऑफ द लाइट थ्रू द वाटर। जिसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सूर्य के प्रकाश के लिए, वो उतना ही ज्यादा टर्बिड होगा, और जिसमें टर्बिडिटी नहीं होगी वो प्रकाश की किरण को उतना ही कम रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। आगे समझ में? STU, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन 1 लीटर ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर। अब ये STU क्या होता है उसके बारे में बताया है। स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट क्या होता है, तो 1 मिलीग्राम फाइनली, फाइनली मतलब वो वाला फाइनली नहीं है ना, ई आना चाहिए यहाँ पर, फाइनली मतलब फाइन वाला, फाइनली डिवाइडेड सिलिका मतलब जो बारीक सिलिका था उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मैं मिला दिया, तो फिर जो मिला अपने को उसको STU बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ द फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन 1 लीटर ऑफ द डिस्टिल वाटर, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। आज मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, फिर भी लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे देखते हैं, मेजर्ड बाय टर्बिडिटी रॉड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। टर्बिडिटी रॉड या फिर टर्बिडिटी मीटर, इससे हम लोग क्या करते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। आ रहा समझ में? टर्बिडिटी को मेजर किससे किया जाता है, तो टर्बिडिटी रॉड से मेजर किया जाता है। मेजर्ड ऑन सिलिका स्केल, सिलिका स्केल में मेजर किया जाता है। देखो इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो टर्बिडिटी रॉड बोलना, कौन से स्केल में मेजर करते हैं, तो सिलिका स्केल में मेजर करते हैं। परमिसिबल लिमिट क्या होता है, तो परमिसिबल लिमिट 5 से 10 ppm। अच्छा, ppm को ही मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को याद करते जाओ, ppm को ही मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं, 5 से 10 ppm होता है, ठीक है। आगे बढ़े, परमिसिबल लिमिट होता है ना 5 से 10 ppm। टर्बिडी मीटर के बारे में आप देखें, टर्बिडी मीटर कई प्रकार के होते हैं। जैक्सन टर्बिडी मीटर होता है, बेलिस टर्बिडी मीटर होता है, नेफ्लोमीटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जैक्सन टर्बिडी मीटर के बारे में पढ़ते हैं। जैक्सन टर्बिडी मीटर जो होता है, इसका यूज हम लोग हाई टर्बिडिटी मेजर करने के लिए करते हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर का यूज हम लोग हाई टर्बिडिटी मेजर करने के लिए करते हैं, जो कि आपका 25 ppm से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये ppm या फिर JTU भी बोल सकता हूँ, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट,
ठीक है ना। जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट होता है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है जब हम लोग जैक्सन टर्बिडी मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जैक्सन टर्बिडी मीटर जो होता है इसका यूज हम लोग हाई टर्बिडिटी मेजर करने के लिए करते हैं, जो कि 25 से ज्यादा हो सकता है। बेलिस टर्बिडी मीटर की बारे में बात करूं तो बीटीयू इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा, बीटीयू से मेजर करेंगे। ये क्या करता है, लो टर्बिडिटी मेजर करता है, 0 से लेके 2 ppm तक का मेजर कर सकता है। बेलिस टर्बिडी मीटर इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इस पॉइंट को याद रखना कि बेलिस किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। तो बेलिस टर्बिडी मीटर इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है। नेफ्लोमीटर जो होता है कॉमनली यूज्ड फॉर दी टर्बिडिटी ऑफ रेंज ऑफ 0 to 1 ppm। देखो ऊपर बेलिस था 0 से 2 ppm, 0 से 1 ppm, मतलब और कम टर्बिडिटी को मेजर कर पाते हैं नेफ्लोमीटर से। आ रहा है समझ में। नेफ्लोमीटर की यूनिट क्या होती है, तो एनटीयू या फिर एफटीयू होती है। एनटीयू मतलब नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट एंड एफटीयू मतलब होता है फॉर्माजाइन टर्बिडिटी यूनिट। नीचे में देखेंगे एफटीयू को बताया गया है। तो एक चीज और याद रखना कि 5 एनटीयू इसका कॉज ऑफ रिजेक्शन होगा। मतलब ये है कि नेफ्लोमीटर से हम लोग 5 एनटीयू से कम मेजर करेंगे, ठीक है ना। मतलब वर्स्ट केस में हम लोग 5 एनटीयू तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग किसी भी हालत में मेजर नहीं करते हैं। कॉज ऑफ रिजेक्शन जो होगा 5 एनटीयू का होगा। नेफ्लोमीटर इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेफ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काम करता है। स्कैटरिंग मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाश की किरण का फैलना, वही स्कैटरिंग होता है। तो नेफ्लोमीटर इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जबकि बेलिस किस पे काम कर रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे काम कर रहा था। समझ में आते जा रहा है ना, ऐसा रिलेट करते चलो। बेलिस जो था 0 से 2 ppm के लिए काम कर रहा था, नेफ्लोमीटर 0 से 1 ppm के लिए काम कर रहा है। कॉज ऑफ रिजेक्शन इसका 5 एनटीयू होता है। कॉज ऑफ रिजेक्शन बोलने से मतलब ये है कि जब अपने को पानी का यूज करना ही पड़े तो हम लोग 5 एनटीयू तक यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब अपने को और अदर सोर्स यूज मतलब प्रेजेंस नहीं है, और अदर सोर्स प्रेजेंस नहीं है पानी का, और अपने को ऐसे पानी को यूज करना ही पड़ा, तो नेफ्लोमीटर में हम लोग चेक करेंगे तो 5 एनटीयू तक का यूज कर सकते हैं। और जनरल केसेस में हम लोग 0 से 1 ppm का यूज करते हैं। यही चीज मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, वो पीपीएम की जगह में ना आप लोग एनटीयू लिख लेना, ठीक है ना। एनटीयू लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर नीचे में एफटीयू को बताया गया है। एफटीयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माजाइन टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं। और एफटीयू होता क्या है, तो 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्माजाइन को जब आप लोग डिजोल्व कर दोगे किसमें, 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में, तो वो एफटीयू बनेगा। ऊपर में एसटीयू पढ़े थे, उसको पूछूंगा तो आप लोग बता दोगे क्या एसटीयू क्या था। तो उसमें 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका को करते थे क्या, डिजोल्व 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में। जबकि एफटीयू में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिलीग्राम फॉर्माजाइन को कर रहे हैं डिजोल्व 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में। ठीक है, याद होते जा रहा है, बहुत आसान है। आसान तो है लेकिन एक बार पढ़ोगे अभी याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे। तो इसलिए ये सब चीज को रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पूरे दिन भर में एक आध घंटा ऐसे निकालो जिसमें आप लोग केवल रिवीजन करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कलर के बारे में पढ़ते हैं। अब कलर जो है, मैं बोलूंगा कि कलर की कैसे पहचान करोगे, कौन सा पानी साफ है कौन सा पानी गंदा है। तो आप लोग सिंपल देखोगे और बता दोगे कि पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी कलरलेस होता है। तो सिंपल है, जो पानी कलरलेस आपको दिख रहा है बढ़िया, उसको आप लोग बोल दोगे कि साफ है। लेकिन जो पानी थोड़ा सा मटमैला दिख रहे हैं उसको आप लोग क्या बोलोगे, टर्बिड दिख रहा है, उसको क्या बोलोगे कि वो साफ नहीं है। तो बस वही है, कलर मैचिंग टेक्निक का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कलर मैचिंग टेक्निक का ही यूज करते हैं। और अब उस टेक्निक को हम लोग कौन से स्केल में मेजर करते हैं, उस मेथड का नाम क्या है, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल तो ये सब समझ ही गए होगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इट इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। कलर जो आता है पानी में वो किसके कारण आता है, तो फिर से वही जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या फिर मिनरल प्रेजेंट है जो डिजॉल्व फॉर्म में पानी में, जिसके कारण क्या होगा, कुछ न कुछ कलर दे देगा। कुछ मिनरल जैसे कि आयरन, आयरन के कारण लाल रंग आएगा। मैग्नीज के कारण क्या आता है, बैंगनी टाइप का कुछ कलर आता है क्या, उसको आगे देखेंगे अगर लिखे होंगे तो।
तो कुल मिला के मिनरल के कारण हो गया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कारण पानी में कलर देखने को मिलता है। तो वही लिखा गया है, इट इज कॉज्ड बाय द डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि वेजिटेबल्स एंड सम इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि सॉइल, सॉइल में क्ले सिल्ट कुछ भी हो सकता है, एंड ये एल्गी के कारण भी कुछ ना कुछ कलर आता है पानी में, और मिनरल्स जैसे कि आयरन मैग्नीज के कारण भी कलर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा गया है कि मेजर्ड बाई, मतलब किससे मेजर करते हैं, तो वही मैं बोला कि कलर मैचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, कलर मैचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, एंड कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करने के लिए हम लोग नेशनल ट्यूब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नेशनल ट्यूब से कंपेयर करते हैं, मतलब कि एक हमारे पास सैंपल होगा जिसको अपने को पता करना है कि साफ है कि नहीं, तो उसको कंपेयर किससे करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे नेशनल ट्यूब में, जो स्टैंडर्ड ग्लास ट्यूब में जो पानी भरा हुआ है उससे कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया, तो नेशनल ट्यूब, नेशनल ट्यूब से कंपेयर करेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, फिर भी याद आप लोग रख लेना कि नेशनल ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। मेजर्ड बाई प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल से मेजर करते हैं क्या चीज, कलर, ठीक है ना। उसके बाद फिर परमिसिबल लिमिट कितना होता है, तो 5 to 25 ppm होता है। 25 क्या होता है, कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है, और 5 क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। आ रहा है समझ में। तो अपने को जब भी पूछेगा ना एग्जाम में कि एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होता है कलर के लिए, तो 5 ppm बोल सकते हो। ठीक है, 5 ppm या फिर TCU बोलना ना, ट्रू कलर यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो TCU होता है। ठीक है, और 25 TCU क्या होता है, कॉज ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पर सब जगह मैं ppm लिख दिया हूँ, उसको जो यूनिट होता है ना वही यूनिट लिखना। जैसे कि ऊपर में हम लोग नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट मीटर से मेजर कर रहे थे, तो वहाँ NTU लिखना ppm के जगह में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका TCU हो जाएगा, 5 to 25 TCU। TCU क्या होता है, ट्रू कलर यूनिट होता है, आगे देखेंगे। अभी बस इतना याद रखना, परमिसिबल यूनिट 5 to 25 TCU होता है, कॉज ऑफ रिजेक्शन 25 बोलना, एक्सेप्टेबल लिमिट पूछेगा तो 5 बोलना। किससे मेजर करते हैं, तो टिंटोमीटर से मेजर करते हैं। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो टिंटोमीटर बोलना, स्केल बोलेगा तो कोबाल्ट स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है ना, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल से अपने को मेजर करते हैं। आगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ट्रू कलर यूनिट। अब यूनिट अगर पूछेगा तो ट्रू कलर यूनिट बोलना। ट्रू कलर यूनिट क्या होता है, तो इट इज कलर प्रोड्यूस बाई एडिंग 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब 3 चीज आपको पता चल गया। एक सबसे ऊपर में पता क्या चला था, STU पता चला था, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट, जिसमें क्या था, ऐसी रिवीजन करते जाओ, उसमें 1 मिलीग्राम ऑफ, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी छोटे छोटे चीजों को आप लोग पढ़ के चलो, है ना, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो STU में क्या था, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका को मिलाया था डिस्टिल वाटर में। फिर FTU में 1 मिलीग्राम ऑफ फार्माजेन को मिलाया था डिस्टिल वाटर में, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। TCU में क्या कर रहे हो, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम को मिला रहे हो 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में। अब टेस्ट एंड ओडर के बारे में पढ़ते हैं। टेस्ट एंड ओडर साधारण भाषा में बोलूं तो आपका जो स्वाद है, जो गंध है, वो कैसा होना चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पानी होता है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, और गंधहीन होता है, मतलब ओडरलेस होता है। तो ना उसमें गंध होता है, ना उसमें टेस्ट होता है, ना उसमें कलर होता है। तो बस आगे समझ में। तो जब पानी में कुछ टेस्ट आपको समझ आएगा तो उससे आप लोग समझ जाओगे कि पानी जो है इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंस है जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ कंडीशन में जो मिनरल्स होते हैं उसके कारण भी आते हैं, तो मिनरल्स के कारण जो टेस्ट आ रहा है वो यूजफुल होता है। अब मिनरल्स भी दो प्रकार के होते हैं, यूजफुल भी हो सकता है, नॉन यूजफुल भी। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद फिर ओडर। ओडर जो होता है वो गंध ही, मतलब कि ओडर लेस होना चाहिए पानी। तो कुछ सब्सटेंसेस है, कुछ गैसेस हैं, कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसके कारण ओडर आता है। अब उसी चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है, इट इज ड्यू टू द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिजॉल्व मिनरल। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं जिसके कारण, एक मिनट रुकना ना, मिनरल्स नहीं है मटेरियल्स हैं, मिनरल्स बोल दिया था मैं। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, डिजॉल्व्ड मटेरियल्स हो सकते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस हो सकते हैं। इन सभी के कारण क्या आता है, टेस्ट एंड ओडर देखने को मिलता है पानी में। ठीक है ना। तो उसके बाद बताया गया है अगले पॉइंट में कि H2S गैस जो होता है वो सड़े हुए अंडे के समान
गंध देता है पानी में। अगर H2S प्रेजेंस है तो पानी कैसे बदबू आएगा? सड़े हुए अंडे के समान, ठीक, रोटेन एग लाइक स्मेल। उसके बाद फिर थ्रेशोल्ड ओडर नंबर इज यूनिट। तो किससे हम लोग मेजर करते हैं टेस्ट एंड ओडर को? थ्रेशोल्ड ओडर नंबर से मेजर करते हैं। टेस्ट को मेजर करने के लिए FTN, जबकि ओडर को मेजर करने के लिए TON। FTN क्या होता है? तो फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर होता है। दोनों ही थ्रेशोल्ड नंबर है, लेकिन टेस्ट को मेजर करने के लिए फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर, और ओडर को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होता है? तो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर। याद रखना, ओडर के लिए थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, ओडर आ रहा है ना TON में, तो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर ओडर को मेजर करने का यूनिट है। और FTN जो है फार्माजाइन क्या है? सॉरी फार्माजाइन बोल दिया, फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर है। फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर है। FTN क्या है? फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर है, ठीक है। अब आगे डाइल्यूशन रेशियो, देखो एकदम सिंपल है, डाइल्यूशन रेशियो एकदम इजी है, और इसको कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखो ये क्या है? A+B/A, बस इतना ही करना रहता है। A+B मतलब टोटल सॉल्यूशन, और डिवाइडेड बाई A मतलब रॉ वाटर। तो A क्या है? रॉ वाटर। रॉ वाटर मतलब जिसको आप लोग ये क्या बोलना चाहिए, एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो A जो है सॉल्वेंट है, रॉ वाटर है, जिसको आप लोग अपने सॉल्यूशन में मिला रहे हो। तो A+B टोटल सॉल्यूशन है, जिसमें आप क्या कर रहे हो? A को मिला रहे हो। ये आगे समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे। तो अभी बस इतना याद रखना, डाइल्यूशन रेशियो या फिर TON पूछेगा तो TON मतलब थ्रेशोल्ड ओडर नंबर क्या होता है? तो A+B/A होता है। A क्या होता है? तो A जो होता है वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर होता है, रॉ वाटर या फिर सैंपल, और B जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर होता है, यूज फॉर डाइल्यूशन, मतलब जिसमें हम लोग मिला रहे हैं रॉ वाटर को, तो वो क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर यूज फॉर डाइल्यूशन, मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया B। B जो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर होता है। आगे बढ़े, परमिसिबल लिमिट कितना होता है किस चीज का? टेस्ट एंड ओडर के लिए परमिसिबल लिमिट होता है 1 2 3 TON या फिर FTN, ठीक है ना, दोनों के लिए। जब टेस्ट के लिए बोलोगे तो FTN लिखना, और जब ओडर के लिए बोलोगे तो TON लिख देना, 1 2 3 TON फॉर द ओडर। आ गया ना समझ में? ये कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या हो जाएगा तेरी? देखो लास्ट वाला कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है, शुरू वाला एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। उसके बाद देखते हैं ओडर चेंजेस विद टेम्परेचर। हम लोग जान रहे हैं ओडर वगैरह जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नॉर्मली जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं ओडर वगैरह पता करने के लिए, तो वो टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रखते हैं? तो 25 डिग्री या फिर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। तो एक चीज याद रखना कि ओडर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ओडर जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ओडर इज मेजर्ड बाय ओस्मोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है कि ओडर को किससे मेजर करते हैं? ओडर को ओस्मोस्कोप से मेजर करते हैं। ओस्मोस्कोप इज ग्रेजुएटेड विथ PO वैल्यूज। अच्छा, तो ये PO वैल्यूज पता कर पाते हैं हम लोग ओस्मोस्कोप की हेल्प से, और ये जो PO वैल्यू है वो 0 से 5 तक वेरी करता है। अब ये PO वैल्यू क्या है? PO वैल्यू मतलब परसेप्टिबल ओडर वैल्यू, परसेप्टिबल ओडर वैल्यू। आगे समझ में, PO वैल्यू मतलब परसेप्टिबल ओडर वैल्यू। कहां से कहां तक मेजर करता है? 0 से 5 तक इंडिकेट करता है। अपने को ओस्मोस्कोप से मेजर करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि किस पानी का कितना PO वैल्यू है। आगे समझ में? अब ये PO वैल्यू को हम लोग नीचे में डिफाइन किए हैं कि PO वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ओडर नहीं है, मतलब नो परसेप्टिबल ओडर। और जबकि PO वैल्यू क्या है? 5 है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्या है? ओडर है। ठीक, आगे बढ़े। इफ 20 मिलीलीटर वाटर सैंपल डाइल्यूट विद, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? इफ 20 मिलीलीटर वाटर सैंपल डाइल्यूट विद 180 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर at which odor is just detected, then TON of the sample, मतलब TON डाइल्यूशन रेशियो आपको निकालना है। आपको दे दिया गया है A का वैल्यू, A मतलब रॉ वाटर जो है जिस सैंपल को आप लोग मिला रहे हो, डाइल्यूटेड विथ किस में मिला रहे हो? डाइल्यूटेड विथ 180 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में मिला रहे हो, मतलब ये B हो गया। और अपने को TON पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए? ये फॉर्मूला A+B/A। A पता है, B पता है, ठीक है, और नीचे में भी A आएगा, बस इसको सॉल्व कर दोगे निकाल लोगे। कितना इजी था। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं।
टेम्परेचर, पीने योग्य पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे ठंडी हो गर्मी हो, 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, आ रहा है समझ में। और हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख के पीते हैं, है ना, वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लग जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो बस इतना याद रखना कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। 2 पॉइंट था, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज से डिजायरेबल होता है पानी के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोले थे आप, कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा पानी में। ठीक, आगे बढ़े। ये सब पानी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, रिलेट करते जाना। क्या पढ़े अभी, पानी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किसके, कौन सा पानी जो ड्रिंकिंग पर्पज से सही हो उसके लिए। अब तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, कितना होना चाहिए। टू नो द डिजॉल्व्ड सॉल्ट कंटेंट, मतलब सॉल्ट प्रेजेंस होना भी ज्यादा सही नहीं है हमारे पानी में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक टेस्ट होता है, उसको परफॉर्म करते हैं, जिससे हमको पता चल पाता है कि पानी में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो बस यही पता करने के लिए, सॉल्ट कंटेंट को पता करने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, ठीक है। डिटरमाइन बाई डायनिक वाटर टेस्टर। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट के लिए कौन से टेस्टर का यूज करते हैं, डायनामिक वाटर टेस्टर होता है, उसको उसके हेल्प से डिटरमाइन करते हैं, ठीक। इम्प्योरिटी इन वाटर, अब देखेंगे ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी हानिकारक को नहीं देखेंगे, इम्प्योरिटीज क्यों लिख दिया हूं तो यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग देखने वाले हैं सस्पेंडेड मैटर, कोलाइडल मैटर और जो डिसॉल्व्ड मैटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो सस्पेंडेड मैटर मतलब क्या होता है, मैं बताया था ना शुरू में, सस्पेंडेड मैटर मतलब जिसको हम लोग आंख से देख पा रहे हैं, मतलब वो इतने बड़े होते हैं कि जिसको हम लोग नेक्ड आई से देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ये सब अगर आपके पानी में घुला है तो उसको आप लोग देख तो पा रहे हैं ना, मटमैला हो गया, ठीक है, भले एकदम छोटा कण है, ठीक। तो सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं, वो इतने भारी हो सकते हैं कि वो नीचे बैठ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो दे कॉज टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी के कारण, पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर अच्छा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज बताना नहीं चाह रहा है कि पानी में कौन कौन से इम्प्योरिटीज होते हैं, वो ये नहीं बताना चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, वो आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि दे कॉजेज द टर्बिडिटी, क्योंकि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी के यहाँ टर्बिडिटी आता है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी इज मेजर्ड बाय टर्बिडीमीटर, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि सिल्ट हो गया, क्ले, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, इम्प्यूरिटी होते हैं, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी होते हैं, ये चीज बताया गया है कि सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर सही लिखे हुए इम्प्यूरिटीज इन वाटर करके आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। 3 प्रकार की इम्प्यूरिटीज में बांट सकते हो, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, कोलाइडल इम्प्यूरिटीज एंड डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज, ओके। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो सिल्ट, क्ले, बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। कोलाइडल इम्प्यूरिटीज की बात करेंगे। कोलाइडल इम्प्यूरिटीज मतलब ऐसे इम्प्यूरिटीज जिसको आप लोग नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, वो इतने छोटे होते हैं जिसको आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं ना समझ में। तो ये बहुत बारीक होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं। दे आर फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड पार्टिकल नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दीज इम्प्यूरिटीज इफ एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक मैटर हैविंग द बैक्टीरिया बिकम्स द चीफ सोर्सेस ऑफ द एपिडेमिक्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे इम्प्यूरिटीज जब ऑर्गेनिक मैटर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, एपिडेमिक्स हो सकता है, ठीक है ना। मतलब महामारी, एपिडेमिक्स मतलब, आगे समझ में। आगे बढ़े क्या, देखते हैं अब डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज। डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज मतलब ये और ज्यादा छोटे होते हैं कोलाइडल पार्टिकल से, ये भी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है, कोलाइडल इम्प्यूरिटीज और डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज में।
देखो आगे देखो, समझ में आएगा। इट इंक्लूड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब मैं क्या बोला कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट लिखा है, इसका मतलब सॉल्ट क्या होता है, जनरली डिजॉल्व पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए लिख दिया गया है जनरल बोलचाल की भाषा में कि ये ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिजॉल्व पार्टिकल भी लिख सकते हो। अब फॉलोइंग आर दी डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज। डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज बताया गया है कि सॉल्ट हो सकता है, तो सॉल्ट में आपका बोलने से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब आते हैं। ठीक है ना, CO3 मतलब कार्बोनेट एंड SCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। दे कॉजेज द हार्डनेस एंड द एल्किनिटी इन द वाटर। दे कॉजेज हार्डनेस एंड एल्किनिटी इन द वाटर। ठीक है, उसके बाद मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं जिसके कारण भी क्या आता है, जिसके कारण भी इम्प्योरिटी आती है, ये भी डिजॉल्व फॉर्म में होंगे आपके। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, तो आयरन के कारण रेड कलर, जबकि मैग्नीज के कारण ब्राउन कलर आ रहा है। ठीक है, ये सब याद करते जाओ। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज पढ़ रहे हैं अपन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज में। सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन, मतलब कि कार्बन ट्राइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनेट बोलते हैं। और उसके बाद फिर बाइकार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं। उसके बाद देख रहे हैं लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब पॉइजनस होता है। ठीक है ना, लेड, आर्सेनिक ये पॉइजनस होते हैं। और कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। अब ये ऑक्सीजन कैसे हानिकारक है बोलोगे, एक्चुअली में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण कोरोजन होता है, तो ऑक्सीजन कॉजेज कोरोजन इन मेटल। उसके अलावा हो गया क्लोरीन, अमोनिया, ये सब के कारण क्या आता है, बेड टेस्ट आता है, ओडर आता है, मतलब टेस्ट एंड ओडर इफेक्ट होता है। क्लोरीन और अमोनिया के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब के कारण क्या होता है, एसिडिटी आता है पानी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिडिटी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पूछता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एसिडिटी। आगे समझ में, ये सब कुछ गैसेस हैं जो कि डिजॉल्व फॉर्म में पानी में होते हैं और जो कि इफेक्ट करते हैं। आ गया, अब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें क्या। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पहला। अब ये क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे टोटल सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में। अरे समझ में, अब ये टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड, ये होता क्या है। सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड तो ऊपर अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है। टोटल सॉलिड जो होता है वो दोनों से मिलके बनता है, सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड से मिलके बनता है। तो वही लिखा गया है पहले पॉइंट में कि टोटल सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, समझ में आते जा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, टोटल सॉलिड कैन बी फाउंड बाय इवोपरेटिंग अ सैंपल ऑफ वाटर एंड वेइंग द ड्राई रेसिड्यू लेफ्ट। टोटल सॉलिड को कैसे निकाल सकते हैं, 104 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके टोटल सॉलिड को निकाल सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद, इवेपोरेशन के बाद जो सैंपल बचेगा वही हमारे पास टोटल सॉलिड होगा, उसको वेट कर लोगे आप। ठीक है, तो बस वही लिखा गया है, टोटल सॉलिड कैन बी फाउंड बाय इवेपोरेटिंग अ सैंपल ऑफ वाटर एंड वेइंग अ ड्राई रेसिड्यू लेफ्ट। आते जा रहे हैं ना समझ में, बढ़िया से समझते जाओ, याद करते जाओ, यहीं का यहीं याद करो। मैं हर बार बोलता हूँ यहीं का यहीं याद करते जाओ, फिर क्वेश्चन बनाते जाओ। 50% काम यहाँ होगा और 50% काम आप लोग खुद से करोगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी फाउंड बाई फिल्टरिंग वाटर सैंपल थ्रू, क्या लिखा है, वाटमैन फिल्टर पेपर। तो एक वाटमैन फिल्टर पेपर होता है जिसका नंबर भी दिया गया है, नंबर 44। तो एक फिल्टर होता है, फिल्टर का नंबर होता है ना, बहुत सारा नंबर होता है। उस फिल्टर के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं तो कितना पार्टिकल उसमें, मतलब एक छन्नी होता है ना यार, आम बोल चाल की भाषा में बोलो सीव या फिर छन्नी, तो उसमें क्या होता है कि उसका नंबर होता है ना, वैसे ही तो है और क्या। तो ये फिल्टर पेपर है, उसका ये उसका नंबर है, नंबर 44। तो सस्पेंडेड सॉलिड को अगर हमको पता करना है, निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। बस इतना ही था, और नंबर 44। उसके बाद फिर परमिसिबल लिमिट कितना होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड के लिए। टोटल डिसॉल्व सॉलिड के लिए परमिसिबल लिमिट पूछा है, पूछ सकता है, तो 500 से लेके 1000 ppm तक परमिसिबल लिमिट होता है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड का परमिसिबल लिमिट 500 टू
1000 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर होता है। टोटल सॉलिड की बात करें तो टोटल सॉलिड ऊपर में देखिए सस्पेंडेड प्लस इनऑर्गेनिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सस्पेंडेड प्लस डिजॉल्व के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नीचे में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पढ़े तो थे, सस्पेंडेड पार्टिकल भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, डिजॉल्व पार्टिकल भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। तो बस और क्या, टोटल सॉलिड क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों नहीं हो सकता क्या? तो टोटल सॉलिड कैसे बनेगा, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पार्टिकल को जब जोड़ देंगे तो टोटल सॉलिड निकल के आएगा। एक्सेप्टेबल लिमिट सस्पेंडेड सॉलिड के लिए कितना होता है, तो 500 to 200 ppm होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जब आपको पूछेगा टोटल डिजॉल्व सॉलिड का परमिसिबल लिमिट, टोटल डिजॉल्व सॉलिड का, तो आप लोग क्या बोलेंगे 500 to 1000 ppm होता है। लेकिन जब पूछेगा सस्पेंडेड सॉलिड का, सस्पेंडेड डिजॉल्व सॉलिड का, या फिर सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड का परमिसिबल लिमिट कितना होता है, तो क्या बोलोगे 500 to 2000 ppm होता है। टोटल सॉलिड को कैसे निकालते हैं, तो टोटल सॉलिड के लिए एक सरल सा फॉर्मूला है, इजी सा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई V करके निकालते हैं। W2 W1 क्या है, तो खुद से कॉमन सेंस निकालो, W मतलब वेट, V मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो W1 क्या होगा, इनिशियल वेट होगा, और W2 क्या होगा, फाइनल वेट होगा। ठीक है ना, W2 फाइनल वेट, W1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट, V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल V हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो। तो बताया गया है क्वेश्चन में कि 100 ml वाटर सैंपल इज ड्रॉन ऑन टू अ एम्प्टी ड्राई कंटेनर। अच्छा देखो, लेक्चर अब बड़े बड़े रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सब्जेक्ट भी बड़ा है। अब ये रेलवे इंजीनियरिंग या फिर छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हर एग्जाम के लिए मेन सब्जेक्ट होता है ये, और लगभग हर एग्जाम में ये सब्जेक्ट पूछा ही जाता है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो कोई सा भी, चाहे वो एई का भी एग्जाम हो। इसलिए इस एग्जाम के लिए मतलब ये जो लेक्चर जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी बड़ा है। 1 घंटे का ही होगा, 1 घंटे के अंदर ही मैं रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने कि 100 ml वाटर सैंपल इज ड्रॉन ऑन टू अ एम्प्टी ड्राई कंटेनर हुज इनिशियल वेट इज, इनिशियल वेट दे दिया गया है, इनिशियल वेट मतलब W1 दे दिया गया है। आफ्टर अवन ड्राई सैंपल क्या हो गया, 103 डिग्री सेल्सियस में जब उसको गर्म किए तो अपने को फाइनल वेट निकल के आया, फाइनल वेट इज 95.486 ग्राम। देन टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालना है। मैं ऊपर में बताया टोटल डिजॉल्व सॉलिड को कैसे निकालते हैं हम लोग, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई V करके निकालते हैं। ठीक है ना, तो V मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो 100 ml दिया गया है। अब इसमें बस पुट करना है, निकालना है, कितना कठिन हो जाएगा ये, 95.486 को मैं माइनस कर दूंगा किससे, 95.452 से, तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर से 0.034। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पर नहीं करना था एक्चुअली में, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, तो W2 की जगह में एक्चुअली में मैं क्या रखा हूँ, 95.486 को माइनस किया हूँ 95.452 से। ठीक है, फाइनल को इनिशियल से माइनस करके 100 से डिवाइड कर दिए, 100 टोटल वॉल्यूम था, तो अब इन दोनों को माइनस करने से 0.034 आया और डिवाइड कर दिए 100 से। ठीक है, अब यहाँ पर से ये आपका आंसर आ गया मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, किस में आएगा आंसर, किस में आएगा, ऊपर वाला क्या था, ग्राम था ना, तो मिलीग्राम कैसे हो जाएगा। अच्छा, हमको आंसर मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है, जबकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम पर, ये क्या था, मिलीलीटर था, ग्राम पर मिलीलीटर में आया है। तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो ऊपर में जो ग्राम आया है, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एक बार मैं लिख देता हूँ 0.0, एक मिनट रुकना, 0.034 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10⁻³ से। अब नीचे में क्या है, 100 मिलीलीटर है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, मतलब वो भी कुल मिला के ऊपर चल देगा, तो 10⁻6 क्या हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना अपने से, कि मेरे को करना पड़ेगा, दिख रहा है वैसे भी क्या आंसर हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.034 से,
तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? हाँ 3 4 आ जाएगा ना, मेरे ख्याल से 34 ही आंसर आ जाएगा, है ना, कि 340 होगा। ठीक, 340 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? देख लेना वो सॉल्यूशन आप लोग अपने से खुद से कर सकते हो। उसके बाद आगे पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। पीएच वैल्यू बहुत आसान टॉपिक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो। पीएच वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या इंडिकेट करता है? तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। क्या पता करते हैं? तो बेसिक और एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक को ही हम लोग एल्कलाइन नेचर भी बोल सकते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को पता करता है ना, हिंदी में बोलूं तो वही है आपका बेसिक नेचर। और एसिडिक नेचर को हम लोग पीएच स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है पीएच? तो पीएच जो होता है आपका -log10 H पॉजिटिव, जबकि पीओएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? -log10 OH निगेटिव। वैसे ही है, इधर H पॉजिटिव था, इधर OH निगेटिव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, दोनों आयन के कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻14 के बराबर होता है। 10⁻14 के बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻14 के बराबर होता है। जबकि जो पीएच वैल्यू का समेशन होता है, पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू का समेशन 14 के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा मोटा। अब एल्केनिटी इज कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट्स। एल्केनिटी किसके कारण आता है? तो बाइकार्बोनेट्स के कारण आता है। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण आता है। अब एल्केनिटी को हम लोग एक प्रकार से हार्डनेस बोल सकते हैं। एक्चुअली में हार्डनेस दो प्रकार का होता है, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हार्डनेस तो एक टॉपिक है जिसमें मैं बताऊंगा डिटेल में। अभी बस इतना याद रख लेना कि एल्केनिटी जो होता है वो एक प्रकार से हम लोग इसको कार्बोनेट हार्डनेस बोल सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो एल्केनिटी होता है वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण हो सकता है। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सोडियम के कारण हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो इस पॉइंट को कि एल्केनिटी किसके कारण आता है। तो इम्पोर्टेंट क्या था? एल्केनिटी जो बेसिकली कार्बोनेट्स के कारण, बाइकार्बोनेट्स के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, एसिडिटी जो होते हैं, एसिडिटी जो होता है, एसिडिटी किसके कारण होता है? तो एसिडिटी मिनरल्स के कारण हो सकता है, कुछ गैसेस के कारण हो सकता है। ठीक है ना, मैं बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एसिडिटी के लिए। तो वही बोल रहा है फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा सल्फेट्स हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब के कारण एसिडिटी देखने को मिलता है। अब इफेक्ट क्या होते हैं भाई? एल्केनिटी अगर आपके पानी में प्रेजेंट है, अगर एसिडिक वाटर है, एल्कलाइन वाटर है, तो ये सब का इफेक्ट क्या हो सकता है? पहली बात तो मैं बता दूं, अगर ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, और इसका प्रॉपर प्रोपोर्शन होता क्या है आगे देखेंगे, तो वो यूजफुल ही होता है, वो हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अगर एक्सेस में हो गया, जैसे कि ज्यादा एल्कलाइन हो गया, तो उसके कारण आपका इनक्रस्टेशन हो जाएगा, सेडिमेंट डिपोजिट हो जाएगा, डिफिकल्टी इन क्लोरिनेशन होगा। इनक्रस्टेशन मतलब वही आपका पानी का जम जाना, पाइप वगैरह में अगर पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ज्यादा एल्कलाइन वाटर है तो वो उसमें पपड़ी जम जाएगा। एल्कलाइन वाटर में क्या हो जाएगा? उसमें नमक, सॉल्ट प्रेजेंट के कारण क्या हो जाएगा? इनक्रस्टेशन हो जाएगा, सेडिमेंट डिपॉजिट होने लग जाएगा, बस वही चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लोरिनेशन में भी डिफिकल्टी होगा। जब इनक्रस्टेशन होगा तो क्लोरिनेशन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोरिनेशन नहीं समझ में आ रहा है क्या? वो आगे टॉपिक में देखेंगे, अभी बस इतना याद रख लो कि डिफिकल्टी होगा क्लोरिनेशन में। एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोरोजन हो जाएगा। ठीक है ना, कोरोजन वही ट्यूबरकुलेशन मतलब वही कोरोजन से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, ट्यूबरकुलेशन मतलब वही हो जाएगा, कोरोजन वगैरह आ जाएगा आपके पाइप में एसिडिटी के कारण। ठीक है, परमिसिबल लिमिट मैं बताया था, आगे बताऊंगा करके। परमिसिबल लिमिट जो होता है 6 से 6.6 से लेके 8.5 pph होता है। मतलब ये है कि 6.6 एसिडिक नेचर ही है ना थोड़ा सा, तो 6.6 तक परमिसिबल है, लेकिन उससे कम हम लोग पीने योग्य पानी नहीं मानेंगे उसको। तो पीने योग्य पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना होना चाहिए पीएच पूछ सकता है। और पीने योग्य पानी ही नहीं, कुछ भी चीज के लिए अगर पूछे ना तो बस आंख बंद करके वही बोल देना कि पीएच वैल्यू कितना से कितना होना चाहिए, 6.6 से लेके 8.5 पीएच वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। पीएच वैल्यू किससे निकालते हैं पूछेगा तो वो पीएच स्केल तो था ही, पीएच स्केल है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, और उसके अलावा कैलोरीमीटर से, कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है उससे भी मेजर करते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ रिजेक्शन जैसे जान रहे हो, 6.6 से कम होगा तो हम लोग पी नहीं सकते हैं, 9.2 से ज्यादा होगा तो हम लोग पी नहीं सकते हैं। ये कॉज ऑफ रिजेक्शन भी याद रखना, 6.6 से कम और 9.2 से
ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है पीएच वैल्यू से, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सरल सरल क्वेश्चन होते हैं इसके। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, टू सॉल्यूशन है जिसके पीएच वैल्यू, एक का पीएच वैल्यू 4 है और एक का पीएच वैल्यू कितना 6 है। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है कि सॉल्यूशन 1 जो है वो कितना एसिडिक है सॉल्यूशन 2 से। तो वही बोला गया, डिटरमाइन सॉल्यूशन 1 इज हाउ मच टाइम्स एसिडिक देन सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 जो है 6 पीएच वैल्यू है, मतलब वो क्या है, कम एसिडिक है। और अच्छा ये तो जान रहे होगे ना, पीएच स्केल में जैसे 7 से नीचे आते जाएंगे तो एसिडिक नेचर का होते जाएगा, और जैसे जैसे और कम होते जाएंगे वो उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते जाएगा। और उसका जस्ट वाइस वर्सा होता है, 7 से ज्यादा हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वो बेसिक नेचर का होते जाता है, और जितना ज्यादा 14 तक वैल्यू हम लोग बढ़ते जाएंगे, मतलब 14 क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा चीज है, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। इसका कैसे सॉल्व करते हैं, हमको ये पता करना है कि पीएच वैल्यू जो 4 है वो कितना ज्यादा एसिडिक है पीएच वैल्यू 6 से। बहुत आसान होता है, बस करना क्या है, 10 टू द पावर -4 कर देना और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6 कर देना। मतलब पूछा किससे कंपेयर कर रहा है, 6 से कंपेयर कर रहा है, मतलब 6 बोल रहा है ना वो किससे ज्यादा एसिडिक है, तो 6 से ज्यादा एसिडिक। हम लोग परसेंटेज वगैरह निकालते हैं या फिर औसत, तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे कंपेयर करता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो कंपेयर कर रहा है आपका 6 से, और किसके लिए निकालना है अपने को, तो 4 के लिए निकालना है, तो 4 ऊपर हो जाएगा। तो बस पावर में -4 लगा देना। ठीक है ना, 10, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इसको ऐसे ही बनाना है। 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 कर देना। पूछ क्या रहा था कि जो 4 एसिडिटी है वो कितना ज्यादा एसिडिक है 6 के कंपेयर में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 10 के पावर में कर देना है उसको और सॉल्व कर देना है। तो अब ये 10 सॉल्यूशन, अब आ गया आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। 10⁻6 ऊपर चल देगा, 10⁻4 नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, -6 है तो ऊपर कर सकता हूँ मैं। ठीक, अब उसके बाद फिर 100 आंसर आ गया, तो मतलब 100 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है। जो आपका जो ऐसा सॉल्यूशन जिसका 4 एसिडिटी है वो 6 एसिडिटी से 100 गुना ज्यादा एसिडिक है। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अ water have pH value equal to 6 will have the hydrogen ion concentration equal to, मतलब pH वैल्यू दे दिया गया है, पानी का pH वैल्यू 6 है बोल रहा है, तब उसमें मेरे को निकाल के बताना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को जनरली हम लोग मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि मोल पर लीटर में ही निकालो करके। ठीक है, तो करना क्या है, पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, -log10 H पॉजिटिव। यही तो निकालना है ना, H पॉजिटिव मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को निकालना है। पीएच क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 पीएच है, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -log10 H पॉजिटिव। अब यहाँ पर से क्या हो गया, मैथ्स का पोर्शन आ गया। अब बचपन में हम लोग कुछ करते थे, log 10 को हटाने के लिए क्या करते थे, बेस 10 कुछ करते थे, वो उतना ज्यादा मेरा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, बस याद रखना कि बेस 10 से करते थे, मतलब कि log को हटाना रहता था, तो अपन बेस 10 कुछ करते थे तो आंसर आ जाता था आपका 10 के पावर में जो भी है, 10 के पावर में -6 आपका आंसर आ जाएगा। 10 के पावर में -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंकली मैं बात करूं तो मेरा भी उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं आप लोगों को बता पाऊं इसका सॉल्यूशन। आप लोग सॉल्यूशन इसका खुद से देख लेना, लेकिन इसमें करना बस इतना ही रहता है कि लॉग को हटाने के लिए बस ये क्या आ जाएगा, 10 के पावर में आ जाएगा, जो भी बचा है वो माइनस में। ठीक है, इधर माइनस है इसलिए माइनस इधर आ गया। ठीक, आगे बढ़े। अब देखते हैं if pH ion concentration is 10 to the power -4 mole per liter, what is POH? ठीक है, व्हाट इज पीओएच, इससे निकालना है अपने को, पीओएच निकालना है, पीएच नहीं निकालना है। तो बस जो ऊपर में पढ़े हैं उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तभी आप लोग अप्लाई करना सीखोगे। जो थ्योरी पोर्शन हम लोग पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कब होगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन नहीं करोगे, बोलोगे सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम दिलाने चल दोगे, तो आपका नंबर भी 50% ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, 50% तैयारी करोगे तो 50% नंबर आएगा। ठीक है, 100% तैयारी करोगे तो कम से कम 80% नंबर आएगा। और आज के समय में 80% नंबर नहीं लाओगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है ना, खास करके आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के हो तो 80% नंबर तो किसी भी एग्जाम में आपको लाना ही पड़ेगा, कुल मिला के टॉप करना पड़ेगा।
ठीक है ना। जनरल कैंडिडेट को एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम निकालने के लिए टॉप करना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर, व्हाट इज पीओएच। तो इसमें हमको दिया क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। पीओएच निकालना है, ठीक है, पीओएच निकालना है और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन के बारे में दिया गया है, 10 to the power minus 4 दिया गया है, ठीक है ना, 10 to the power minus 4 दिया गया है। तो अब इसी का जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा लूं क्या। एक्चुअली में क्या है कि पीओएच निकालना है। अगर मेरे को कहीं से पीएच पता चल जाए तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। ये पीछे मैं बताया हुआ हूँ। पीओएच निकालना है, पीएच अगर पता चल जाए तो इस फॉर्मूला में रख दूंगा, पीओएच निकल जाएगा। अब पीएच पता करने के लिए मेरे को एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन का यूज करना पड़ेगा। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग 10 एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 4 दी गई है, तो मैं रख दूं क्या, रख देता हूँ 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर पीएच। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। अब लॉग वाला कंसेप्ट है, ये सब आप पढ़ चुके हो। -4 है तो ये 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये +4 log 10, log 10 10 पावर बाहर निकल जाता है ना, पता होगा। अब मैं मेथ्स में नहीं जाऊंगा भाई, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पावर जो है बाहर निकल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लॉग बेस में भी 10 है और ये ऊपर में भी 10 है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो मतलब सिर्फ 4 बच जाएगा, या फिर चाहो तो 4 into 1 कर सकते हो। तो पीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस पीएच की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे आप लोग, पीएच की वैल्यू को वो ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है वहां पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 4 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, मतलब पीओएच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है ना। इससे ज्यादा लेवल जो होता है, कभी कभार गेट में भी ऐसा सरल क्वेश्चन आ जाता है ना, हमेशा लेंदी क्वेश्चन और कुछ इजी क्वेश्चन जरूर आते हैं गेट में भी, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन एकदम टफ आ जाए। ठीक, तो गेट के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेंदी क्वेश्चन। अदरवाइज यहाँ से जो पढ़ रहे हो और नॉर्मल कोई सा भी बुक, जैसे कि आपका, अच्छा बुक का नाम भी बता दूं क्या, कौन से बुक आपके लिए सही रहेगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम के लिए। तो आप गुप्ता एंड गुप्ता का बुक कर सकते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं, या फिर जिस भी एग्जाम को आप दिलाना चाह रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ईएस का क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर का ईएस का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन मत लगाना, अगर गेट का एग्जाम दिला रहे हो तभी प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन लगाना, अदरवाइज प्रीवियस ईयर का ईएस का क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम दिलाना चाह रहे हो। और वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पेपर 1 जो होता है ना ईएस का, जो ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता है लेवल 1 वाला, उसके लिए बस करना, ठीक है। तो होप आपको सब समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।